नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी शंखनाद बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। महाराष्ट्र में अभी महायुति की सरकार है। इसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी शामिल है। वहीं विपक्ष में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव गुट है, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई और समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम भी चुनाव यहां लड़ती है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में महागठबंधन यानी जेएमएम के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें आरजेडी और वामदल भी शामिल है। बीजेपी को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन विधायक रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा, जो समय मुख्यमंत्री थे। जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वे बाहर तो आ गए और चंपई सोरेन, जिन्हें गद्दी सौंपी थी, महज 156 दिन के बाद वापस भी ले लिया। इसके बाद चंपई बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथी रहे चंपई को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने में ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो वहीं झारखंड में भी जीत दर्ज करने के लिए जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इंडिया अलायंस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि उत्तर प्रदेश में दंगा ना भड़के, बवाल ना हो, लेकिन कुछ उपद्रवी उनकी कोशिशों पर पानी तो महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जहां एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड की अगर बात कर लें, तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। यहां 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया गया है, जिसमें पहले चरण का मतदान जो है वो 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को एक साथ दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां उपचुनाव का ऐलान किया गया है। Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes
constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26th November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. Young voters की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था SSR में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड। तो देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र 2 राज्य जहां पर दंगल जबरदस्त होने वाला है, ये तो तय मान करके चलिए, क्योंकि हरियाणा के परिणाम ने बहुत सारी चीजों को आगे पीछे किया है दोनों ही गठबंधन के लिए। चर्चा इस पे शुरू करेंगे। हम परिचय करवा दें सबसे पहले कि हमारे साथ आज मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं जीएमएम के। धीरज जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। गुलाब जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुकेश जी, बहुत स्वागत आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। अखिल चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अखिल जी, बहुत स्वागत आपका। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत मनीष जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि अब तारीख का ऐलान हुआ है, पार्टियां तो अपने अपने हिसाब से तैयारी करेंगी, लेकिन ये मान के चले कि दंगल होने वाला है जबरदस्त। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त दंगल होने वाला है। और इसका जो है पहला जो सिम्टम था, पहला लिटमस टेस्ट था, वो था हरियाणा का चुनाव। और उस लिटमस टेस्ट को भाजपा ने पास कर लिया, और पास कर लिया, बल्कि विपक्ष के लिए बड़े रोचक प्रश्न छोड़ दिए। प्रश्न नंबर 1 कि क्या कांग्रेस के अंदर एरोगेंस थी जिसकी वजह से वो चुनाव हारी? क्योंकि जो एग्जिट पोल कह रहे थे, इवन अपने चैनल का एग्जिट पोल भी यही कह रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। क्या कांग्रेस की एरोगेंस ने चुनाव हराया? क्या कांग्रेस की जाति मैनेजमेंट का फैक्टर ठीक नहीं था? क्या कांग्रेस और विपक्ष मिलकर नहीं लड़े? तो जनता में ये मैसेज ही नहीं गया कि विपक्ष लड़ रहा है चुनाव। वहां कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, जजपा अलग, सजपा अलग, सब अलग, और चोटाला की पार्टी अलग, बसपा अलग, और आजाद समाज पार्टी अलग। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जो बिखराव देखने को मिला, और कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर एकजुट न होने की इच्छा दिखी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एरोगेंस दिखा। हरियाणा का चुनाव तो चला गया, लेकिन क्या झारखंड में भी वही होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में वही होने वाला है? ये प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि अब इस बात का सहारा लेकर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से ये कहेगी कि हम झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल हैं, इसलिए हम आपको अपनी सुविधा से थोड़ी सीटें देंगे। और चूंकि आपने विपक्षियों का ख्याल नहीं रखा, आपने आम आदमी पार्टी का, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का ख्याल नहीं रखा, इसलिए हम आपको भी उतनी सीटें कम देंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या नेगोशिएशन में कांग्रेस कमजोर पड़ेगी या मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी? यह बड़ा प्रश्न है। झारखंड में पॉसिबल है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस का ज्यादा कुछ वजूद है नहीं, सत्ता में साथ हो या ना हो। लेकिन महाराष्ट्र बहुत मुश्किल है, बड़ा रण क्षेत्र है। वहां पे एक तरफ ये भाजपा और उनके दोनों घटक साथ खड़े हैं, थोड़े डिफरेंस दिख रहे हैं, लेकिन इधर जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन दोनों ने अपने सुर बदल लिए। जिस दिन हरियाणा के चुनावों के रिजल्ट आए, वो शाम होते होते उद्धव ठाकरे ने भी सलाह दे दी, उनके बेटे ने भी सलाह दे दी, उमर अब्दुल्ला ने भी सलाह दे दी, और शरद पवार ने भी इशारा दे दिया। कहने का मतलब यह है कि क्या हरियाणा के चुनाव में बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। ठीक है। अब सौरभ जी, आपसे भी एक कमेंट जल्दी से, कि क्या हरियाणा के चुनाव ने बहुत सारी चीजें इंडिया अलायंस के लिए
जो महाराष्ट्र में अगर कहें तो महाविकास अघाड़ी है, उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, और महागठबंधन जो झारखंड में है उसके लिए भी। देखिए, निश्चित रूप से जो लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो यही विपक्षी गठबंधन जो है वो संविधान की बात कर रहा था, आरक्षण को लेकर बात कह रहा था, दलितों की बात कर रहा था, और उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की भी बात कही जा रही थी। तो ठीक लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे, चलिए वो ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को भी गई और कांग्रेस भी की सीटों में भी इजाफा हुआ। लेकिन उसके बाद ये जो पहला चुनाव था हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पर जो शब्द बोले गए थे, जो बात कही गई थी मंचों पर, और जो दावा किया जा रहा था कि पीडीए के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी जीत के आई है, आरक्षण और संविधान की बातों को जो है जनता ने जो है वो तवज्जो दी है, तो उसी के परीक्षा के परिणाम स्वरूप जो हरियाणा का चुनाव है, वहां पर हम देख रहे हैं कि ना तो आपको दलितों ने वोट किया, ना ही आपको पिछड़ों ने वोट किया, ना ही आपको जो जाट समाज की आप गारंटी लेकर के चल रहे थे उन्होंने वोट किया। और तमाम ऐसी बातें जो लेकर के कही जा रही थी कि पीडीए, जो समाजवादी पार्टी का मुख्य नारा है कि पीडीए, वो पीडीए भी कहीं ना कहीं जो नारा है वो वहां पर ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया। तो विपक्षी जो इंडिया अलायंस है उसके सारे मुद्दे जो बहुत बड़ी, जिसको बात लेके कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नैतिक रूप से हार है, तो अब वो कहीं ना कहीं बाजी पलट गई हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद। और मुझे लगता है कि जो हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में एक नई ऊर्जा आई है, वो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर दिखाई देगी। और जो हार की हताशा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा परेशान, उनके गठबंधन को और ज्यादा परेशान महाराष्ट्र में भी करेगी, साथ ही साथ झारखंड में भी। मुकेश जी, अब देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, हरियाणा ने बीजेपी को बूस्ट दिया है, ये तमाम जो राजनीति के जानकार हैं सबका यही कहना है कि हरियाणा ने बीजेपी को बहुत जबरदस्त बूस्ट दिया है। जो एक निराशा का भाव था लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, उसको बूस्ट दिया है हरियाणा ने। क्या आप लोग भी हरियाणा परिणाम को लेकर के मान रहे हैं कि उसका असर दिखेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उपचुनाव हो या झारखंड हो? देखिए, ये काफी जटिल इशू है। खाली हरियाणा को लेकर के आप आइसोलेशन में ये नहीं कह सकते कि उसका इम्पैक्ट जो है बाकी क्षेत्रों में पड़ेगा। यस, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स ने बताया था कि कांग्रेस जो है बड़ी भारी मात्रा में जीत रही है हरियाणा में, लेकिन उनकी जो है सब गलत निकला। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त जो है पहले से ही उसका निष्कर्ष निकाल दिया था। तो तमाम ऐसे क्षेत्र प्रांतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का जिस प्रकार से माहौल बनाया कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने, वो तमाम गलत निकले बुनियादी तौर से। ये अभी हरियाणा का ही नहीं है, आप मध्य प्रदेश का भी ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए। तो देखिए केंद्र बिंदु क्या है जनता के सामने, कि कौन सी ऐसी सरकार है जो कि हमको स्थायी सरकार दे सके, जिससे देश के विकास हो सके, जिसके अंदर देश की जो बाउंड्रीज हैं वो सुरक्षित रह सके। और हम लोग ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार अभी जनता के आगे एक लहर पूरे देश के अंदर बह रही है। अब इक्के दुक्के 99 सीट लाने के बाद कांग्रेस को थोड़ी आंशिक सफलता मिली, ऑक्सीजन मिली, तो उनका जो आत्मबल है वो बहुत बढ़ गया। और आत्मबल के कारण ये हुआ कि वो किसी के साथ अपना समझौता करने को तैयार नहीं है। आप पार्टी ने कहा भाई हमको 3-4 दे दीजिए हरियाणा के चुनाव में, तो उनको मना कर दिया। ऐसी एनसी और कांग्रेस के बीच में भी एनसी के उमर अब्दुल्ला ने कहा हमको वैसे बिना इनके लड़ते तब भी हम इनसे ज्यादा नंबर ले आते। तो कांग्रेस की शाख जो है बहुत तीव्र गति से गिरी है। 99 के बाद इनको लगा कि अब देश के अंदर हमारा पताका फैलेगा। तो अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर आप देख लीजिए, मुझे बस 10-15 सेकंड और दे दीजिए आप। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी आप देख लीजिए, संजय राउत जो है इनको कह रहे अगर आपकी आपस में गठबंधन है, आपके अंदर एकता है, तो उसका एक जो है प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको एक दूसरे की आलोचना करनी है तो आप बंद कमरे में बैठ करके आप आलोचना करिए, ताकि आपकी एकता का बाहर खंड ना हो। लेकिन वो खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि अरे कांग्रेस के अंदर बहुत घमंड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसी और भी घटक दल बोल रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र में स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, कांग्रेस की जो शाख है वो गिर गई है। और मुझे लगता है सीट एलोकेशन को लेकर के, और ऐसी झारखंड में मुकेश जी आते हैं फिर से। अखिल जी, क्या जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस आया था, हरियाणा के परिणाम ने उस कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और अब अगर महाराष्ट्र और झारखंड में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो फिर चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कांग्रेस के लिए? देखिए,
लोकसभा के परिणाम के बाद में कॉन्फिडेंस आया था। हम लोग पहले से भी कॉन्फिडेंट थे कि भारत को अच्छा ये मिलने वाला है, मिलने वाला है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमने अलग अलग पे ये बात कही है कि जो इंट्रोस्पेक्शन था हमारी पार्टी के अंदरूनी तौर पे, वो तो हमने करा ही करा और जो चल रहा है प्रोसेस में चल रहा है। उसके अलावा लेकिन एक और आप बात देखेंगे कि हमने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखे, मल्टीपल लेटर्स जो हमारी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली गए हैं कि जिस तरह के गलतियां चुनाव आयोग की हुई, चाहे वो ईवीएम मशीन के अंदर जो बैटरी से रिलेटेड हो या तमाम तरह की चीजें हो। इसके अलावा अगर आप ये मैं हरियाणा पे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हरियाणा पे ये जरूर बोलना चाहूंगा कि 39% हमारा वोट शेयर था, जो काफी बड़ा था 2019 के बने। भारतीय जनता पार्टी का 39.78% कुछ 9% कुछ था, पॉइंट में था, 1% का भी फर्क पूरा नहीं था। अखिल जी, लेकिन एक चीज तो आप जानते होंगे, वोट परसेंटेज मैटर नहीं करता है। हमारा जो लोकतंत्र है इस तरीके का है कि नंबर ऑफ सीट्स मैटर करते हैं। वहां बहुत पीछे रह गए। मैं कंप्लीट कर लूं तो जो सीट का बंटवारा हुआ, जो सीट आई अल्टीमेटली, वो हमारी कम आई, उनकी आई, इस वजह से वो सरकार में है। अब आप ये भी देखो कि हम लोगों ने जो सीटें हारी हैं, तो वो कितने वोट से हारी हैं। बहुत ही एक तो 32 वोट से हमारे जितेंद्र सिंह जी थे, वो हारे थे, और 1500 वोट से हारने वाले बहुत सारे। अखिल जी, वोटों का अंतर मैटर नहीं करता है। आपको याद होगा कि राजस्थान में तो सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे। सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, सीएम बनते बनते रह गए। तो लोकतंत्र में हार जीत का अंतर एक वोट से भी डिसाइड होता है। मैटर वही करता है कि आपके कितने विधायक जीत के आए, कितने सांसद जीत के आए। देखिए, ये मैटर करता है कि ऑडियंस को बताने की चीजें। हमको पता है कि एमएलए तो वही बनता है जो एक वोट से जीता हुआ हो या 15,000 वोट से जीता हो, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ जो चीजें हरियाणा के अंदर हुई। तो आप जब ये बात कर रहे थे कि हमारी बहुत बुरी हार हुई है, पूरे के पूरे न्यूज चैनल, हरियाणा की पूरी पब्लिक, पूरा किसान, पूरे दलित हमारे साथ से थे। आपको पूरे इसको इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को कितने वोट नहीं दिए। हमारे साथ में वहां का ओबीसी समाज भी था, जाट समाज भी था, बाकी दलित समाज भी था। इनफैक्ट जब आप दलितों की बात करते हैं और आपने पूरे सर, सवाल तो ये है कि सारा समाज था, फिर भी क्यों पिछड़ गए। ठीक है, आते हैं फिर से आपके पास। धीरज दुबे जी, झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी या कांग्रेस? देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव जो पहले हुए हैं, उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ बड़े भाई की भूमिका में रही है और हम लोगों ने यहाँ 43 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से 30 सीट जीतकर वापस आए। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बार हमारे गठबंधन में कांग्रेस और राजद के अलावा माले पार्टी भी जुट गई है, तो इसके साथ साथ उनको भी इस गठबंधन में जगह देना होगा, उनको भी सीटें देनी होगी। इसको लेकर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो मुझे लगता है कि उनके बीच में बातचीत हो गया है और हमारे भी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके बहुत कोई तनाव दिखती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ही सारा कुछ क्लियर है। जो जहां जीता हुआ है वो वहां लड़ेगा और जो दूसरे स्थान पर रहा है वो वहां से फिर लड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे बीच में कोई तनाव नहीं, हम स्मूथली चुनाव में उतरेंगे और जितना सरकार ने काम किया है। धीरज जी, मनीष जी का एक सवाल है कि मतलब आरजेडी को कितनी सीट दे रहे हैं आप? देखिए, आरजेडी की कितनी सीट दे रहे हैं ये तब हम बता देंगे जब भारतीय जनता पार्टी ये बता देगी कि हम आजसू को कितनी सीट दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो। अरे इसका मतलब आपका टाई अप हुआ नहीं है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है? इसकी चिंता अभी इस पैनल पे नहीं करनी है, वो जब अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है? वो तो हमारा पिछले 2.5 साल से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, आपने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस के साथ या आरजेडी के साथ नहीं बना है। आप कोई 2.5 साल पुराना ही दिखा दो। दरअसल आपकी आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करती। ठीक है मनीष जी, आपको जानकारी नहीं होगी, केंद्रीय अध्यक्ष इसके आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं, 2.5 साल से वर्किंग है। अरे ठीक है, उनका स्वास्थ्य कैसा है आपको पता नहीं है? राजनीति से दूर बैठे हैं आप, कह रहे केसरी शिबू सोरेन। वो राजनीति में उनका पिछले 2.5 साल में कोई बयान दिखाई दिया है आपको? वो राज्यसभा सांसद हैं, इसी राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। उनका स्वास्थ्य, मेरी जानकारी में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है मनीष जी,
आज लगता है अपने महाराष्ट्र में आपने एनसीपी के शरद पवार जी का बयान नहीं सुना कि भले मैं 90 साल का हो गया होगा लेकिन पूरे महाराष्ट्र के हाँ, लिए बिल्कुल, काम करेगा। बिल्कुल। किसी का उम्र से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता सबने सुना है, और ठीक है। किसी तरह से गुलाबचंद जी- हमारा गठबंधन इंटैक्ट है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गुलाबचंद जी, अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में समझें तो कुछ छनकर के खबरें तो आ रही हैं कि हाँ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। क्या वाकई में फॉर्मूला तय हो गया है और बड़े भाई की भूमिका में आप या बीजेपी? जी अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। महाराष्ट्र के राजनीति के पटल पे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के बीच समन्वय सामंजस्य स्थापित हो चुका है। हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है अभिषेक जी। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध आज का नहीं, चुनावी को लेकर के नहीं, बल्कि विगत 26-27 वर्षों से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन जी, माननीय बाला साहब ठाकरे के बीच का यह स्थापना स्तंभ था। हम उसकी परिपाटी, उसकी परंपरा पे चल रहे हैं। कभी वो छोटे भाई, कभी वो भाई, वो बड़े भाई छोटे भाई के बीच चलता रहा। इतना जरूर है कि 2019 में हमने जो चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव जी तो ये कहते हैं कि वो जिस परिपाटी की आप बात कर रहे हैं वो शिवसेना तो हमारे पास है, ये उद्धव जी कहते हैं। कैसे उनकी शिवसेना होती है? उन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे की त्याग कर दिया। बाला साहब ठाकरे के ठाकरे परिवार का कोई मंत्री नहीं बनेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और कांग्रेस जैसे पार्टी से जनांतर में कभी हाथ नहीं करेगा, ऐसा माननीय बाला साहब ठाकरे का संदेश था और आदेश था। लेकिन उस आदेश संदेश के उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं और इस कांग्रेस से हाथ मिला, तो कहां वो शिवसेना रहेगी? ना तो हमारे पास है, हमारा सिंबल तमाम मेरे साथ में है, माननीय बाला साहब ठाकरे मेरे साथ है, की पूरी परंपरा मेरे साथ है, मेरे साथ है, पूरा हिंदुत्व मेरे साथ है। मैं जानना चाहता हूँ अभी हिंदुत्व की बात होगा तो अपने जो इनका एनडी के लोग हो उनको पूछेगा निर्णय कहाँ उनके पास शिवसेना तो हमारे पास। सच ये है अभिषेक जी, कोई लोग पास मुद्दा नहीं बचा कि हम वहां पर जनहित योजनाओं को लेकर के ट्राई कर रहे थे, हो रहा था। अरे ठीक है, अभी हमने ठीक है गुलाब जी, थोड़ा सा ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक संजय जी अगर बात कर ली जाए महाविकास अघाड़ी की तो कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि हाँ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय है और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है महाराष्ट्र में। संजय जी, 120 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात ये होती है बड़े भाई छोटे भाई का मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि हम महाविकास अघाड़ी हमने अगर बनाई है 2019 में तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बनाई थी। गुलाबचंद जी जो बात कह रहे हैं, बड़े भाई गुलाबचंद जी हैं, 2019 में सिंधे जी का नाम जो है वो पार्टी की तरफ से दिया गया था माननीय शरद पवार जी कांग्रेस को, जिसका हमारे पास वीडियो भी है कि इनके जो मंत्री हैं केलकर साहब, उनसे मेरी डिबेट हुई थी एक चैनल में, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि नाम सिंधे जी का दिया गया था। लेकिन चूंकि शरद पवार जी ने कहा कि साहब सिंधे जी की जगह अगर उद्धव ठाकरे बनेंगे तो मुख्यमंत्री है, तो हमारा जो गठबंधन जो है ये महाविकास अघाड़ी ये आगे तक चल सकता है। तो मजबूरी में उद्धव ठाकरे जी गठबंधन बने, तो ये कहना गलत है कि उद्धव ठाकरे जी जबरदस्ती आके मुख्यमंत्री बन गए। अगर उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बनना था तो सिंधे जी तो वहां थे और 40 विधायक भी थे, उसमें पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? उसमें पार्टी छोड़ देना चाहिए था। अगर इतने बाला साहब ठाकरे के भक्त हैं या गद्दारी इन्होंने नहीं संगठन से की है तो उनको पार्टी छोड़ देना नहीं। तो उस समय का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? उसमें शिवसेना अपने नेता चुनाव लड़ती है। भाजपा जो भी गठबंधन होता है, गठबंधन में लड़े थे, चेहरा देवेंद्र फडणवीस थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना, ऐसा कुछ नहीं था। जब बात हो गई, जब देवेंद्र, अच्छा सुनिए मेरी बात छोड़ दी आपने, तो देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव के बाद जो है मिलने क्यों जा रहे थे? अकेले राज्यपाल से मिलने क्यों जा रहे थे? बहुत बड़ी बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने पूरा देखा है उस समय का सीन, और आपने भी देखा होगा
कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। उन्होंने कहीं भी शिवसेना को साथ लेके राज्यपाल जी के पास नहीं गए। यहाँ तक कि जो राज्यपाल से बुलावा भी आया, तो आप लोग तो सीएम के फेस आया। के लिए अड़ गए ना कि सीएम का चेहरा अब हमें चाहिए। तो 2.5 साल बना तो दिया शिंदे को। तो अगर ऐसी बात है, शिंदे 2.5 साल क्यों बनाया? अगर उस समय वो फेस नहीं मान रहे थे सब शिंदे तो बन गए, लेकिन पार्टी आपकी तितर बितर हो गई। पार्टी आपकी तितर बितर हो गई। यही तो उनका उद्देश्य था, जो इनका उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, मनीष जी इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। मनीष जी रिप्लाई कीजिएगा, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद आप रिप्लाई कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनीष जी अब बोलिए। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरी जानकारी के हिसाब से शिवसेना को कभी भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ऐसा कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं है जिसमें शिवसेना को तोड़ने की या उनका मनोबल गिराने की कोशिश की हो। बात यह थी जिसका जितना वोट, जिसका जितनी सीट, उतना उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, इस पर चुनाव लड़ा गया। अब अगर उसको छोड़कर आज 125 सीटें बीजेपी ऑफर कर रही थी महाराष्ट्र में, आज इनको 100 मिल जाए इस बात के लाले पड़े हुए हैं। तो कहा जाता है ना कि आधी सोड़ साजी को धावे, आधी मिले ना साजी पावे। कहते ना। मैं भी कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, मैं भी अरे मैं कह लूं ना एक बारी, संजय जी, तो अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रख के उद्धव ठाकरे बाला साहब के आंखों से ना मिला पाने की हिम्मत रख के जिस तरीके से हिंदू विरोधी राजनीति की धुरी बन गए महाराष्ट्र में, जनता देख रही है। जनता ने एक बार आपको चुनाव दे दिया है। और सुनिए, अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे नहीं होते तो कहीं नहीं होते। अगर वो उनके बेटे नहीं होते तो कहीं भी नहीं होते। अरे इतनी आइडियोलॉजी को एक इतना चारित्रिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतना अरविंद केजरीवाल का भी नहीं हुआ जितना उद्धव ठाकरे का हो गया। मैं बड़ा हैरान हूँ। अपनी आत्मा को बेचकर अपनी 50 साल की आइडियोलॉजी को साइड में रखकर जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हो ना, आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे। बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे और उद्धव ठाकरे कैसे कांग्रेस के सामने झुके जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। गठबंधन किया था, इंदिरा गांधी से गठबंधन किया था, इंदिरा गांधी का चुनाव लड़ा था, आपकी बता रहा हूँ, आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से भी ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी थी। आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत थी। आप उस आइडियोलॉजी को सत्ता के लालच में छोड़ा है। सत्ता का लालच ऐसा, सत्ता का लालच ऐसा। अरे आप कीचड़ में गिर पड़े, आप कीचड़ में गिर पड़े। इतना बड़ा हाल किसी भी नेता का देश की 100 साल के इतिहास में किसी नेता का इतना चारित्रिक पतन मैंने नहीं देखा। इतना पतन राजनीतिक तौर पर, इतना अवसाद मैंने किसी नेता का नहीं देखा जितना उद्धव ठाकरे का देखा है। मैं हैरान हूँ कि उनके नेता उनको डिफेंड कैसे कर रहे हैं। अरे आपको खुद शर्म नहीं आ रही कि बाला साहब के वोटरों के सामने खड़े होकर। ठीक है मनीष जी और संजय जी अब रुकिए। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जल्दी से संजय जी, जल्दी से। जबरदस्त वसूले में वित्त मंत्री की फरियाद हो रही है। और जो बात ये कह रहे हैं, जब 40 अब जब इन्होंने उस समय नहीं, अब इन्होंने सिंधिया कैसे बना दिया, नीतीश कुमार बिहार में कैसे बना दिया। अरे भाई मौका सबको मिला, परिवारवादी पार्टी थोड़ी है ये, थोड़ी है कि बाला साहब बेटे का ठाकरे ही बनेगा, ठाकरे के बाद ये थोड़ी राजीव गांधी का राहुल गांधी बनेगा। ये परिवारवादी कल्चर नहीं चलेगा देश में। चलिए ठीक है मनीष जी और संजय जी, देश में परिवारवादी नहीं चलेगा, परिवारवादी कल्चर नहीं चलेगा। ठीक है मनीष जी और संजय जी अब रुकिए। ठीक है, लोकसभा चुनाव ठीक है संजय जी और मनीष जी। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है सर, जिनको चक्की पिसवा रहे थे, ठीक है संजय जी, जिनको चक्की पिसवा रहे थे, जिनके नाम सौरभ जी ईडी में शिकायतें की थी। ओके संजय जी, नाउ रिलैक्स सर, प्लीज रिलैक्स। सौरभ जी, जो सिंपैथी वाली बात है कि हाँ सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, सिंपैथी शरद पवार के साथ है, क्या उसका असर अब दिखेगा इस चुनाव में?
क्योंकि पहली बार इस तरीके से चुनाव में पार्टियां उतर रही हैं। देखिए, सिंपैथी की बात अगर कर रहे हैं तो एनसीपी में तो एक बार को आप बात कर भी सकते हैं। अगर आप शिवसेना के अंदर बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी को लेकर के, तो मुझे लगता है जो शिवसेना के शिव सैनिक होते हैं उनको उनकी एक अपनी विचारधारा है। और जब पार्टी जब गठबंधन अलग हुआ था, जब उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बनाई थी, तो शिव सैनिक की अपनी जो विचारधारा थी उसमें टकराव कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के साथ हो रहा था। और तमाम ऐसे शिव सैनिक थे, तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जो उद्धव ठाकरे जी के इस फैसले से सहमत नहीं थे, बावजूद वो गठबंधन में सरकार बनी, उनके साथ गए। देखिए, उसी मतभेद को लेकर के एक बड़ा टकराव हुआ, जहां से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में रहने वाली शिवसेना के अंदर ही दो फाड़ हो गए। और जब दो फाड़ होते हैं तो आधे से ज्यादा शिव सैनिक जो है वो दूसरी जिनके नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री है, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं, बजाय कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को स्वीकार करना। तो ये निश्चित रूप से अंदरूनी तौर पे लड़ाई थी और विचारधारा को लेकर के लड़ाई थी, क्योंकि हमेशा से बाला साहब ठाकरे जी की जो है जो इच्छा थी, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा थी, उसको ही शिव सैनिक जो है वो मानते थे। अगर उसको लेकर के उद्धव ठाकरे जी अगर वो जो है आगे बढ़ने का काम करते तो उनको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सारे शिव सैनिकों का समर्थन मिलता। विचारधारा से मतभेद होने के कारण और तमाम ऐसे फैसले लिए गए जो कि हिंदुत्व के खिलाफ रहे, जब कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में गए, तमाम ऐसे फैसले लिए गए जो मराठा के खिलाफ रहे, तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे, आप सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे फैसले रहे। मैं लगा आप कई फैसले ऐसे गिना दूंगा जिस पर आपके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा है। मुस्लिम तुष्टीकरण में आपने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया और आपने नहीं छोड़ा, उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ा। हो सकता है आप सभी सहमत ना हो, शिव सैनिकों का दम घुटता रहा अंदर में, आप जबरदस्ती गठबंधन करके चले गए तो वहां पर आपके अंदर ही दो फाड़ हुआ। और आज भी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है वो शिवसेना की है, बिल्कुल। और तो आपको शिवसेना की बात करना अब शोभा नहीं देता। वो धनुष और भी वही है और शिवसेना नाम भी, वोट का निर्णय उनके साथ है। सौरभ जी और संजय जी और संजय जी अब रुकिए, ठीक है संजय जी। चुनाव में जनता दिखा दिया। अरे भैया, मुकेश त्यागी जी, जनता ने दिखा। आप आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को जाकर के बोलिए कि अगर उनकी विचारधारा मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के बदल गई है तो फिर बात अलग है। फिर आप तो शिवसेना से बहुत दूर जा चुके हैं, आपको तो ठीक है संजय जी और सौरभ जी अब रुकिए। मुकेश त्यागी जी, जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक सिंपैथी है, झारखंड में भी कुछ वही सिंपैथी हेमंत सोरेन के लिए है कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, वो जेल गए, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो बीजेपी ने उनसे नजदीकियां बनाई, बीजेपी में वो गए। ये तमाम चीजें जो हैं वो कहा जा रहा है कि सिंपैथी के नाव पर सवार है विपक्ष आपके खिलाफ जो है, या सरकार में जो झारखंड में है या विपक्ष में जो महाराष्ट्र में है। तो अगर ये सिंपैथी काम करता है तो फिर आपके लिए तो चुनौतियां डबल हो जाएंगी। तो केजरीवाल जी को जो है भारी बहुमत से हरियाणा में उनको मिलना चाहिए था, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलना चाहिए था, वो जेल गए थे। उनके तो बल्कि तमाम जो उनके सहयोगी तो सब गए थे जेल में। देखिए, मैं समझता हूँ जनता आजकल सभी एग्जिट पोल्स गलत हो रहे हैं, क्योंकि वो जनता का जो बैरोमीटर है उनका विफल हो चुका है। जनता के अंदर क्या बीत रही है, अगर आप जेल जाते हैं वो भी भ्रष्टाचार के अंदर। अब देख लीजिए किस प्रकार से हेमंत सोरेन जो है उन्होंने जो लीज होल्ड की हुई थी एज ए मुख्यमंत्री, जब उनका मरांडी जी ने शिकायत लगाई वहां के गवर्नर को, तब जाके पता लगा कि वो खुद ही लीज लेके बैठे हुए। उसी प्रकार से जो उन्होंने लैंड का 8.5 एकड़ लैंड का घपला किया था, उनको जेल हुई। तो जनता समझ गई ये भ्रष्ट सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना। और देखिए, हमारी लोकसभा के अंदर भी झारखंड में हमारी बहुत स्थिति मजबूत थी। तो ये कहना कि साहब इनकी कोई सिंपैथी वेव आ जाएगी, मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद है। अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं समझता हूँ उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। उद्धव ठाकरे ने देखिए ये पैक्ट किया था बीजेपी के साथ कि हम जो है 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने जो है बैक स्टैबिंग की, पीछे से पीठ में छुरा भौंका। उन्होंने सारे चुनाव में मोदी जी की फोटो लगा लगा करके उन्होंने चुनाव जीते। हमारी संख्या उनसे ज्यादा थी। आप हमारी नैतिकता देखिए, उसके बाद भी हमने मुख्यमंत्री का पद दिया। इस प्रकार से नीतीश कुमार जी को भी हमने दिया। हमने देवेंद्र फडणवीस को उतार करके डिप्टी सीएम बना दिया। तो हम तो जो है नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये किस पे लड़ रहे हैं?
जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा कि बाला साहेब का तो ये सपना था कि कभी कांग्रेस के साथ जीवन भर भी हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के प्रति उनका संवेदना है। तो मुझे ये बताइए, कहां पर जब आपस में इतना बड़ा विरोधाभास है तो उनकी जो महत्वाकांक्षी के पराकाष्ठा थी कि किसी प्रकार से मुख्यमंत्री के उससे कुर्सी से चिपके रहे, ये इनके इन प्रकार, तो इस प्रकार की जो मुझे लगता है मनोवृत्तियां आजकल जनता खाली जेल जाने से और उससे परिवर्तन नहीं आता। आपने पहले तो क्या ठोस काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए इतने हजारों ठोस कार्यक्रम हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब महाराष्ट्र की जनता को विकास चाहिए, विनाश की राजनीति से हट चुके हैं। तो ये इस प्रकार की बातें कर करके कि हमें जेल भेज दिया, बल्कि जेल जाकर के मैं समझता हूँ कि उनको नैतिकता के आधार पर कहना चाहिए कि मुझे चुनाव में लड़ूंगा नहीं। एलके आडवाणी को सुन लीजिए, जब एलके आडवाणी का जेके जैन के अंदर डायरी के में केस आया था, उन्होंने कहा जब तक मैं यहाँ से बरी ना हो जाऊं, एग्जोनरेट नहीं हो जाऊं, मैं तब तक कोई पद नहीं लूंगा। तो ये नैतिकता की राजनीति होती है। ये किस प्रकार की हेमंत सोरेन की राजनीति है? अरे आप तो भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, उसके बाद आप अपने आप को बात करें, ऐसी केजरीवाल कर रहे हैं। तो आज की अगर राजनीति इस प्रकार के परिपेक्ष को एंडोर्स करती है कि आप जेल जाए और आपकी सिंपैथी आ जाए, तो मैं समझता हूं राष्ट्र के लिए बहुत बहुत नुकसान होगा राष्ट्र का। ठीक है, धीरज जी, कहा यही जा रहा है कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो है वो जेएमएम के फेवर में है, वो सिंपैथी के अलावा झारखंड सरकार के पास गिनाने के लिए और कुछ नहीं है। हाँ, चुनाव से कुछ दिन पहले मैया योजना एक शुरू करके आपने महिलाओं को साधने की कोशिश की है। धीरज जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं। आ रहा हूं, मनीष जी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सहानुभूति नहीं बल्कि धरातल पर काम किया है। अगर महिलाओं के बारे में देखा जाए तो यहाँ हर वर्ग की महिलाओं के लिए सरकार ने योजना चला के रखी है। कक्षा 8वीं 9वीं के बच्चियों के लिए 2500 रुपए सालाना, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के लिए 5000 रुपए सालाना, ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, और स्नातक में नामांकन लेने पर 20,000 रुपए सालाना सरकार ने सावित्री ये किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से ये योजना जो है यहाँ के बच्चियों को दे रखी है। 18 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना है, और 50 वर्ष के ऊपर की हर जाति हर ये योजनाएं तो ठीक है, मैंने वही कहा महिलाओं को साधने की कोशिश, लेकिन खनन माफिया पर बिल्कुल लगाम नहीं। का ऋण माफ किया गया, बिजली बिल माफ की गई, 200 यूनिट तक का। हाँ सर, बिजली बिल तो फ्री और माफ, वो तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन धीरज जी, एक जो है खनन माफिया, उन पर लगाम झारखंड में नहीं लग सका। दूसरा, संभवतः 1934 या 1932 खतियान मनीष जी, उस पे क्लियरिटी है नहीं सरकार की। ये तो भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि जब कोई क्लैरिटी नहीं है। बनाकर भेजते हैं, अभिषेक जी, क्यों नहीं करते हैं? अभिषेक जी, कोई क्लैरिटी नहीं है। अरे ये मुफ्त बांट दो, ये मुफ्त दे दो, वो मुफ्त दे दो। भाजपा प्रवक्ता अगर पैनल में बैठे हैं तो मैं अपनी बातों को रख पाने में नहीं। धीरज जी, आप जब बोलेंगे बिल्कुल। त्यागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी जो अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ बैठे हैं उनको अपना राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बीच में इस तरह से बोलिए। 15 मिनट बैठने के बाद तो 2 मिनट बोलने का मौका मिल रहा है। अगर इसमें भी आप 3 प्रवक्ता अगर एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि धीरज जी, उसके लिए मैं हूं, आप रिलैक्स रहिए, बोलिए। सरकार की योजनाओं के बारे में अबुआ आवास, हमारा 8 लाख प्रधानमंत्री आवास के पैसा को केंद्र सरकार ने रोक के रखा। हमारा रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए इन्होंने रोक के रखा हुआ है। ये पैसा ये देते नहीं। जब हम अपनी योजनाओं से काम करना शुरू करते हैं तो ईडी और सीबीआई का रेड मारना शुरू कर देते हैं। अभी जब कोर्ट ने जमानत दी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 5 महीने के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह का लिंक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी को जब जमानत दी गई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाजपा अपने सीबीआई और ईडी अपने तोते वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाई है। इतना कहने के बाद भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, कभी हमारे विधायकों का खरीद फरोख्त किया जाता है। यहाँ तक कि हमने जिसको मुख्यमंत्री बनाया चंपई सोरेन जी को, उनको तोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी। यहाँ भी शिवसेना पार्ट 2 लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा था, और ये अपने सहयोगी को नहीं, इन्होंने तो चिराग पासवान जी की लोजपा को भी तोड़ने का काम किया, महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने का काम किया, तो शिवसेना को तोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि जदयू की जो जदयू पार्टी है उसका भी मणिपुर में 5 एमएलए या 4 एमएलए तोड़ के खुद में शामिल करा दी। इनका काम है तोड़ना। ये
परिवार तोड़ने का काम करते हैं, ये देश तोड़ने का काम ठीक करते है। हैं, और इनका मात्र एक ही अखिल काम जी। है, कैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, कैसे उनका ऋण माफ किया जाए, कैसे उनके लिए रेड ठीक है, कार्पेट धीरज जी। बिछाया जाए, ताकि लोक- जनता लोक- लोग मनीष जी। लोकसभा में अभी हाल में आपका इलेक्ट्रल क्या बॉन्ड हुआ? का खेला आपको किया जा पता सकता है? लोकसभा में आपके अगर ये सब इतने आपने ठोस कार्यक्रम किए होते तो लोकसभा में आपकी संख्या बल बहुत होती। क्या हुआ आपका लोकसभा में? अगर आप इतनी ठीक है, अपने आपकी मुकेश जी। पीठ थपथपा रहे हैं अखिल तो जी, बताइए। अब देखिए इन सब के बीच सवाल सबसे अहम अगर कुछ है तो वो कांग्रेस के लिए हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगभग 39 सीटों पे लड़ी और 6 सीट जीत पाई, यानी स्ट्राइक रेट बहुत लो रहा है। जो एक समय लग रहा था कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है और कांग्रेस अब स्टेट में जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे ऊपर उठ करके आएगी और बड़े भाई की भूमिका में हर स्टेट में नजर आएगी, वो अचानक से डाउन हो गया। तो कांग्रेस को नहीं लगता है कि सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी ने भी ये बोला है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़िए, चुनाव से पहले ही आप लोग सीएम बन के घूमने लगते हैं। चुनाव से पहले सिस्टम नहीं बनना चाहिए, और बात बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पार्टी है, किसी को भी आपकी पर्सनल महत्व चाहे इंडिविजुअल महत्व पार्टी से उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि दो इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन है और एक झारखंड में इलेक्शन है, और दोनों ही राज्य एक दूसरे से काफी हद तक अलग है, भिन्न है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड मुख्यतः एक ट्राइबल टेरिटरी है, लेकिन उसमें एक अर्बन एरिया भी है। तो जो अर्बन एस्पिरेशन है, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग इसको देखते हैं, वैसे झारखंड में भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो ट्राइबल बेल्ट है, वो एक आदिवासियों का क्षेत्र है, तो आपको ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि ट्राइबल्स के लिए, चाहे वो शुरू से ही शेड्यूल 5 हो, शेड्यूल 6 हो, चाहे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो या पीता का कानून हो, तो हमने उनके लिए क्या क्या किया है और हमारी पॉलिसी ट्राइबल्स के लिए किस तरह की रहेगी। इसके अलावा अभी क्योंकि ट्राइबल्स की बात आ रही है, तो लद्दाख की भी बात आएगी। लद्दाख के शेड्यूल 6 के साथ में सोनम वांगचुक के साथ में क्या हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो एंटी ट्राइबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये एक तरह से माना ही जाता है। रही बात अर्बन एरिया झारखंड के महाराष्ट्र के भी, तो आप महाराष्ट्र में देखोगे कि आज 15 तारीख है, 10 तारीख से लगातार 3 दिन तक धारावी का जो एरिया है उसमें कई एकड़ में कभी 120 एकड़, कभी 215 एकड़, कभी 170 एकड़ अडानी को जमीनें दी गई ग्लोबल पावर प्लांट के नाम से। और लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में अगर नुकसान हो रहा है, जनता पार्टी के अलाइज जो सरकारें चला रहे हैं, क्लोनी कैपिटल एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ कर रखा हुआ है, कुछ दिए जा रहे हैं, और आप महाराष्ट्र आपकी बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं दिया जाए, तो इसके बारे में सर ये सारी चीजें ठीक हैं, आप विपक्ष के बारे में जो भी बोलें, लेकिन पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता है? ये आत्ममंथन ही करना चाहिए और सभी पार्टी को करना चाहिए। वो अंतर वो होता ही है सभी भारतीय जनता पार्टी के आत्ममंथन वही होगा। लोकसभा कांग्रेस पार्टी से भी हो रहा है, पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा, इसको तो राय है नहीं कहीं। ठीक है मनीष जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद गुलाब जी के पास जा रहे हैं। अभिषेक जी, मैं बड़ा हैरान हूं कि समूचे विपक्ष के पास, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेके आरजेडी, सबके पास सिर्फ दो ही बातें हैं कि हमारे नेता को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर लिया और हम जनता को ये फ्री देंगे, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अरे भाई, फ्री के अलावा क्या? देश की विकास की बात क्या? जनता के जीवन स्तर सुधारने की बात क्या? कुछ नहीं। अरे लोगों को फ्री बना दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को जो अरेस्ट किया, भ्रष्टाचार में अरेस्ट किया। अरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अरे शर्म आनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार में अरेस्ट हो रहा है
उसको कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी। जो जनता को ठीक है। जो हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में जेल ठीक है मनीष जी, गए, संजय जी, अब गुलाब जी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है संजय जी और मनीष जी, ठीक है गुलाब जी, कहा यह जा रहा है कि अगर 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 ठीक है सर, राम राम संजय जी, जमीन हड़पना चाहते थे, जमीन मनीष जी, ठीक है सर। अब एक सेकंड, गुलाब जी, सवाल यही है कि अगर सिंपैथी काम कर गई तो फिर आपके पार्टी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां डबल हो जाएंगे। किस बात की सिंपैथी अभिषेक जी? जो कहा जा रहा है कि सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, जो शिवसेना आपने तोड़ी। अभिषेक जी, सिंपैथी किस बात की? उस बात की सिंपैथी क्या महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ की जनता जनार्दन ने जान चुकी है, जनार्दन जान चुका है कि उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से विरक्त हो चुके हैं, उनकी परंपरा को नहीं सकते हैं। आज हमारे मनीष भाई जिस से हमारे भाई संजय त्रिवेदी के रहे थे, मैं मनीष जी, मैं आपको विश्वास करना चाहूंगा, मैं अपने भाई को अपने तरफ लेकर के आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ में हमारा भाई ऊपर है, अच्छी तरह समझ रहा है। आपने अच्छा किया कुरेदा संजय भाई, आज भी आप समझने जिस ढंग से हमको एयरपोर्ट आते थे, इस भगवा को लेकर के माननीय बाला साहब ठाकरे लेकर के जिंदाबाद, अब महाराष्ट्र को शिवसेना नहीं रही। आज हमारे भाई के सामने सेना प्रवक्ता यूबीटी लिखा है और हम भी एक ही मिट्टी से जुड़े हैं। आज हमारे सामने प्रवक्ता लिखा है, ये शिवसेना फर्क हो गया है। आइए हम आपको दोनों हाथ खिला के हैं, आइए एक बार हम लोग काम करें महाराष्ट्र में और राज्य में हिंदू विचारधारा पर उस आन बान सम्मान के लिए। मैं लग रहा हूँ कि अभिषेक भाई के प्रति आकर के अपने तिलक का मर्यादा रखिए, नहीं लोग ऐसे विश्लेषक आप परेशान करेंगे। ठीक है, कहाँ शिवसेना बची आपके पास, कहाँ सिंपैथी बची? ठीक है गुलाब जी, आपके भाई ही अब रिप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो अभिषेक जी, मैं जिस ढंग से 2024 हमारा चुनावी हमारा स्टाइल जो रहा, हम 2,68,360 वोट इनसे हम ज्यादा पाए, जबकि ज्यादा सीटों पे लड़े, 9 सीट पर रहे, 14 सीटों पर लड़े, 8 सीट पाए। कर सकते फिर उसी पे वोट पे आप जा रहे हैं। वोटों के मामले में तो फिर हरियाणा में कांग्रेस को भी वोट मिल गए, बराबर वोट मिले बीजेपी के। इतने वोट कांग्रेस के मैटर तो करता है कि सीट कितने आए। ठीक है संजय जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। संजय जी जल्दी से। ठीक है गुलाब जी आते हैं फिर से। संजय जी, देखिए, जो पार्टियां तोड़ रही हो, भारतीय जनता पार्टी जो देश तोड़ रही हो, जो देश बेच रही हो, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रही हो, कर्ज आज 2 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज हो गया, जिसने हमेशा शिवसेना को तोड़ने का प्रयास किया, 2014 में चुनाव में लड़े, उस पार्टी के साथ टूट चुका है सर। आप रह सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन उन्होंने महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी को बिना। तो गुलाब चंद जी, अभी बात समझ जाइए, धरातल में कौन सही है और कौन गलत है। चलिए, 1.5 महीने का समय है, 23 नवंबर को सब चीज क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, 1.5 महीने बाद मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग कमेंट मनीष जी। ये चुनाव बहुत सारे मायनों में, बहुत सारी चीजों के लिए और बहुत सारी पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और डिसाइडिंग चुनाव है फ्यूचर के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस ने बीच में अपनी पोजीशन ऐसी बनाई थी मानो ये आने वाले चुनावों में अच्छी पोजीशन ले लेगी। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में ये तो कंफर्म कर दिया कि अगले चुनाव के प्रधानमंत्री पद का चेहरा वही होंगे। 11% वोट बढ़ा है मानव, 11% वोट बढ़ा है। जिस पार्टी का सुनिए, अरे सुन चलो भाई, अरे संजय जी सवाल है ये वोट परसेंटेज बढ़ा के पिछले चुनाव में 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन गए, लेकिन वो बने रहेंगे। ठीक है मनीष जी जल्दी से। संविधानिक पद पे है, कैसे बात कर रहे हैं?
ठीक है। जनता ने बिठाया। राहुल गांधी हमने के तो लिए नहीं ये बिठाया। चुनाव है। राहुल गांधी के राजनीतिक अस्तित्व को क्या कोई धरातल मिलेगा, इसका फैसला इस चुनाव में होना है। ठीक है सौरभ बाकी जी, क्या ये शिवसेना बहुत और- सारे मैटर्स से रिलेटेड और डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है और डिसाइडिंग चुनाव है बहुत सारी पार्टियों के लिए, बहुत सारे नेताओं के लिए। देखिए, देश में, लोकतांत्रिक देश में, देश की जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। देश की जनता तय करती है कि किसकी बातों में, किसके मुद्दे में कितना दम है। हरियाणा के अंदर हमने देखा, जम्मू कश्मीर में भी देखा, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिली लेकिन घाटी में नहीं दिया। तो इसी तरह से हरियाणा में बम्पर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई। तो ऐसा नहीं है कि अन्य विपक्षी पार्टियों को लोग जो है वोट नहीं दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस, लेकिन इसमें जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से पीस रही है, क्योंकि कश्मीर के बिल्कुल, अंदर, अब उनके लिए कश्मीर में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही बहुत कांग्रेस ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, उन्हें सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।